नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप। आज बहुत लंबे समय के बाद, लगभग पूरे 109 दिनों के बाद, 5 अगस्त 2022 के बाद हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 194 लेकर के। मुझे याद है साथियों कि लगभग मार्च अप्रैल के आसपास ही ये कहानी 200 एपिसोड अपने पूरे कर लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और शायद इस कहानी के इतिहास में पहली बार मुझे लगता है इतना लंबा गैप हुआ होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि 109 दिनों तक द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब प्रस्तुत नहीं किया गया हो। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इस बार ये दिक्कत आई है। कोशिश करेंगे उन कारणों पर भी बात करेंगे और आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं उस पर भी बात करेंगे। और कहानी जहाँ चल रही है वहाँ तो बात करनी है उस बारे में तो। और कहानी क्या चल रही है? 2018 मई 2018 की बातें चल रही हैं। रिकॉर्डिंग क्लब के 2 वर्ष पूरे हुए हैं और 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शानदार अखिल भारतीय भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें आमंत्रित कवि सभी दृष्टिबाधित हैं और संचालक अंतर्राष्ट्रीय कवि श्रीमान रास बिहारी गौड़ साहब हैं। ये सब बातें तो आप सुन चुके हैं इस कहानी के माध्यम से। पिछले साल दोस्तों 2021 में जुलाई अगस्त का जो महीना था, उस दौरान लगातार कहानी आती थी रोज। और उसका कारण ये था कि सुबह सुबह जब मैं अपने स्कूल के लिए निकलता था तो उसी समय रास्ते में उसको रिकॉर्ड कर लिया करता था। मेरे घर से स्कूल की दूरी जितनी थी उतनी देर में कहानी रिकॉर्ड हो जाया करती थी और बड़ा अच्छा रूटीन बन गया था। लेकिन सितंबर महीने से कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो सिलसिला पूरा टूट गया। बल्कि परिस्थितियां अगस्त में ही बनना शुरू हो गई थी। कन्वेंशन की भी तैयारियां थी और अक्टूबर महीने में फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैं अपने घर के बिल्कुल नज़दीक आ गया, जहाँ से केवल स्कूल की दूरी 5 मिनट की ही थी और इसलिए कहानी रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। कुल मिलाकर के ये हुआ कि ये सब करते करते बड़ा लंबा गैप निकल गया और कभी कहानी आती कभी नहीं आती। सही मायने में जो गंभीरता है, जो सीरियसनेस है, वो भी काफ़ी कम हो गई थी। इसी प्रकार अब 2022 में जुलाई में जब प्रमोशन हो गया मेरा प्रिंसिपल की पोस्ट पर, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़े बहुत दिनों में पोस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन वो मिली नहीं। और ज्वाइन करते करते आ गया 4 नवंबर 2022। अभी 4 नवंबर को ही मैंने ज्वाइन किया प्रिंसिपल के पद पर। लेकिन जब महीना भर निकल गया जुलाई के बाद, यानी अगस्त आ गया, तब भी लग रहा था कि हो जाएगा। लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर निराशा, फ्रस्ट्रेशन, यही सब दिमाग में। तो मैंने कहा यार हटाओ, क्या करना, छोड़ो। कुछ करने का मन ही नहीं करता था। और फिर कन्वेंशन की तैयारियां तो चली रही थी साथ साथ, तो वो भी एक बहाना था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि बहाना मिल गया था। बहरहाल कन्वेंशन अब तो हो गया, मैंने ज्वाइन भी कर लिया है और अब मेरा रूटीन भी बन गया है। मेरे घर से मुझे अपने स्कूल तक पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगता है साथियों, पूरे 60 मिनट। इससे हो सकता है थोड़ा बहुत समय ज़्यादा ही लगता होगा, कम नहीं लगता है। और ऐसी परिस्थितियों में जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अब रूटीन भी मेरा बन सकता है। और इसीलिए आज
द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 194 लेकर के हाजिर हूँ। और मेरे लिए तो पर्सनली मैं कहूँ ये एक बहुत बड़ा मंच है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस माध्यम से मैं अपने विचारों को जो लोग सुनते हैं उन तक पहुंचा सकता हूं। इस क्लब को बनाने के पीछे जो कुछ परेशानियां रही या जो कुछ अच्छाइयां रही, जो कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे, उन सब अनुभवों को आप सबके साथ साझा कर सकता हूं। तो इसीलिए मुझे लगता है मैं इस मंच को कभी नहीं छोड़ूं। और हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो सुनाने का मन करता है। वो भी दिन आएगा जब हर दिन एक एक दिन की घटनाएं आएंगी, लेकिन फिलहाल तो बात करते हैं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के। अच्छा, इस कहानी का जो उद्देश्य था वो तो हालांकि अपने आप में पूरा हो गया है, क्योंकि उद्देश्य यही था कि रिकॉर्डिंग क्लब बना कैसे, शुरू कैसे हुआ। तो उससे तो अब हम बहुत आगे निकल गए। लेकिन फिर भी कई बार होता है ना कि आप अपनी बातें दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जो आप शायद किसी और रूप में नहीं कह पाते हैं। तो उस लिहाज से भी ये बहुत ज़बरदस्त एक मौका है। अब जब कवि सम्मेलन की बातें चल रही हैं साथियों, तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बताए बिना इस कहानी में आगे बढ़ नहीं सकते। हो सकता है मैंने वो उन पर चर्चा पहले भी की हो, लेकिन अब चूंकि इतना लंबा गैप हो गया है और आपको उस कहानी यानी उस कवि सम्मेलन की झलकियां भी सुनानी हैं, लेकिन वो सब तो तब होगा जब होगा। फिलहाल तो कुछ ऐसी बातें जो गलतियां मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करता हूं कि ऐसी गलतियां कई बार कार्यक्रम के एक्साइटमेंट में हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। हुआ ये कि हमारे अजमेर की उन दिनों जिलाधीश महोदया यानी कलेक्टर साहिबा जो थी, उनका नाम था आरती डोगरा मैम। और आरती डोगरा मैम भी हमारी ही कैटेगरी से यानी दिव्यांग कैटेगरी से थी। उनकी कैटेगरी जहाँ तक मेरी जानकारी है ड्वार्फ कैटेगरी थी, जिनकी लंबाई वगैरह नहीं बढ़ती है। और उन्हें भी हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। वो आ भी गई। बाकायदा कार्यक्रम शुरू होने से पहले वो आई और वो सारा कुछ हुआ, उनका सम्मान हुआ, उनको स्थान ग्रहण करवाया। और एक बात और थी कि उन दिनों अर्पण चौधरी जी साथ में काम कर रहे थे, तो उनकी जो श्रीमती जी हैं सपना मैम, उनका भी काफ़ी अच्छा परिचय है आरती डोगरा मैम से। तो उनकी वजह से भी मैम ने समय निकाला और मैम वहाँ पर आई उस कार्यक्रम में। हालांकि मुझे ये सब बातें बहुत बाद में पता चली, उस समय मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। तो वहाँ पर हमने हमारी जो क्षेत्र की विधायक महोदया श्रीमती अनीता बघेल जी भी, उनको भी हमने इनवाइट किया था, वो भी आ गई। उनका भी स्वागत हुआ। लेकिन कवि सम्मेलन के बीच में जनप्रतिनिधि होने के नाते जो संचालक महोदय थे गौड़ साहब, उन्होंने अनीता बघेल मैम को आमंत्रित किया और कलेक्टर मैम को आमंत्रित नहीं किया। तो कार्यक्रम के बाद में एक दो दिनों के बाद ये विषय एक चर्चा का केंद्र बन गया था कि भाई उन्हें क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। जबकि ये मुझे भी लगा कि यार वो तो जबकि हमारी कैटेगरी से थी, दिव्यांग कैटेगरी से थी, तो उनको तो आमंत्रित करना ज़रूरी था। और ऐसे में इस इतने बड़े कार्यक्रम में, हालांकि उनके लिए कोई मंच की प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो हज़ारों मंच, वो तो पूरे ज़िले की प्रथम नागरिक थी, तो उनके लिए मंच की कोई दिक्कत नहीं थी। और आज भी, उसके बाद से भी, वो जब से यहाँ से गई हैं, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी विशेष टीम का हिस्सा है, बल्कि लीड कर रही हैं उनकी IAS ऑफिसर्स की जो टीम है उसको, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिक्कत ये रही कि भाई हमने उस कार्यक्रम में अगर उनको भी मौका दिया होता तो ये भी एक चर्चा जो है वो समाप्त हो जाती कि ये गलती हुई, इस तरह की गलती हमसे नहीं होती।
लेकिन गलती तो हो गई और अनीता बदेल मैडम ने स्पीच दिया, तो 2-5 मिनट उन्होंने स्पीच दिया था। हालांकि ये शायद मैंने बताया आपको पहले कि उससे पहले जब उनके पास गए थे तो उन्होंने तो ये कहा था कि मैं कवि सम्मेलनों और ऐसे कार्यक्रमों से बचती हूँ, लेकिन जब उन्हें कहा गया दिव्यांग समाज के बारे में, दृष्टिबाधित साथियों के बारे में, तब वो समझ गई कि हाँ ये तो कार्यक्रम ही थोड़ा अलग तरह का है। लेकिन कलेक्टर मैडम ने तो कुछ नहीं ऐसा कहा था, उन्होंने तो एक्सेप्ट भी किया इनविटेशन और वो बाकायदा आई भी सही। तो ये एक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं साथियों कई बार कार्यक्रम में, जब कन्वेंशन वगैरह भी हम लोग करते हैं तो ऐसा हो जाता है कि अपने ही समाज के कई लोग सम्मानित होते हैं, उनको शायद मंच की आवश्यकता भी रहती है और मंच देना परिस्थितियों की मांग भी होती है, लेकिन कार्यक्रम करने के चक्कर में ये गलतियां भी हो जाती हैं कई बार। तो उसके बाद से ध्यान रखता हूं मैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। कई बार कोशिश करता हूं कि ऐसी गलतियां ना हो, हालांकि फिर भी हो जाता है। देवास कन्वेंशन जब हुआ था हमारा 2018 में ही, तो उसमें भी जब उसकी बात करेंगे तब करेंगे किस तरह की गलती हो गई थी, जिस पर बाद में काफ़ी हो हल्ला हुआ था। बाकी साथियों इस कार्यक्रम में हमारे जो मित्र आए थे जयपुर से, सूर्य प्रकाश जी, शरद जी, प्रतीक जी, ये लोग स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए ही वहाँ से आए थे। और हमारी टीम का हिस्सा भी थे। पहले मैं आपको इनकी आवाज़ें सुनवा चुका हूँ। इधर उदयपुर से अली भाई, आमंत्रित कवियों के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। शिवशंकर उपाध्याय जी, शिखा जी, और एक दिनकर, संतोष दिनकर जी, एक एमपी के ही थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, उनका नाम अभी रज़ा या ऐसा कुछ है, अभी नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, लेकिन उनको भी सुनवाऊंगा आपको। तो ऐसे करके 5-6 कवि कुल मिला के बुलाए थे। मैं अभी अपनी टीम की बात कर रहा था दोस्तों। कई बार क्या होता है कि आप जब एक टीम को लेकर के चल रहे होते हैं, एक उद्देश्य को लेकर के चल रहे होते हैं, तो कई बातों में लोग समर्थन भी करते हैं, कई बातों में विरोध भी करते हैं। आपको समर्थन तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सार्वजनिक जीवन में जब आपको काम करना है तो जो विरोध हो रहा है उस विरोध पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, वो विरोध भी आपको समझ में आना चाहिए। पूर्व में बता चुका हूँ कि 19 तारीख को काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई हम लोगों की, आधी रात तक मीटिंग चली हमारी टीम की, जिसमें हम सभी थे, अली भाई, अर्पण जी, मैं और सूर्य सर, प्रतीक भाई, शरद भाई, सभी लोग थे, और वो बुक्स पर चली थी। लेकिन इस कार्यक्रम में जिन सूर्य सर को मैं जानता था, जिस प्रतीक भाई को, जिन शरद भाई को मैं जानता था, वो कुछ बदले बदले से मुझे लग रहे थे। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस पर तो ध्यान नहीं किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और पता नहीं क्यों उदयपुर कन्वेंशन के बाद से ही इस तरह के संकेत मिलने लगे थे कि इन साथियों की जो सहभागिता है, इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, वो उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। और ये समय 2 वर्ष का समय ऐसा समय था कि जब क्लब को आगे बढ़ाना था, लेकिन अब कर क्या सकते थे। इसीलिए जब दिन में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी तब भी ये साथी हमारे कहीं और चले गए थे, और उसके बाद शाम को भी वो गर्मजोशी जो हर प्रोग्राम में हुआ करती थी वो नजर नहीं आ रही थी।
कार्यक्रम समाप्त होते होते साथियों, जब कवि सम्मेलन लगभग रात को 10 बजे पूरा हुआ, तो उसके खत्म होते होते ये जो मन में विचार आ रहा था, ये और प्रबल भी हो गया कि हाँ, इनके दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो विरोध है। अब वो क्या विरोध है, क्यों है, और कार्यक्रम पूरा होने के बाद में क्या परिस्थितियां बनी, ये सब मैं आपको अगली कहानी में बताऊंगा। आज के लिए तो इतना ही। आज भावेश सोनी जी गुजरात से हैं, हमारे अभी कन्वेंशन का हिस्सा रहे और एक ड्रामा छोटा सा उनकी टीम ने और उन्होंने प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने मिस्टर संजय अग्रवाल की भूमिका निभाई थी। इस नाटक को भी बहुत जल्द रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करेंगे आप सबके लिए। लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर आजकल बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, करंट जीके से रिलेटेड, और शॉर्ट्स भी आ रहे हैं आजकल, तो शॉर्ट्स वीडियो, तो आप उनको भी देख सकते हैं और आप पसंद करें उनको और साथियों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुझे लगता है आपका सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है रिकॉर्डिंग क्लब के लिए। रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप तो 1 साल से चल ही रहा है, उस ऐप को भी आप ख़रीद सकते हैं। 249 रुपये 1 साल की उसकी कीमत है। डेली उस पर न्यूज़पेपर्स अपलोड किए जाते हैं। तो भावेश भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं, और आज का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब के अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।